सूरज सर और सुनील सर को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और सर हमारे साथ हैं। मुझे सर का परिचय देने के लिए कहा गया है। हालांकि सर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि परिचय कुछ मिनटों में नहीं हो सकता। सर प्रोफेसर सुधीर सोनी सर हैं और सर का 32 वर्ष का अनुभव है। सर यूजीसी की जितनी सारी चेयर होती हैं, लगभग 72 देशों की चेयर पे सर का नॉमिनेशन है। 20-25 देशों में सर हिंदी की चेयरपर्सन के हिसाब से जा चुके हैं। आरपीएससी की कोई गिनती नहीं है। आकाशवाणी दूरदर्शन में सर के 800 कार्यक्रम हैं। हिंदी को सर ने जिया है। हिंदी को सिनेमा में, मीडिया में, पत्रकारिता में, इनमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए हैं और सर का व्यापक अनुभव आज हमें सुनने को मिलेगा, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। सर फिलहाल ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो आप बहुत सारे एड्स देखते हो, मतदाता जागरूकता के, फिल्में देखते हो, रेडियो एफएम पे जिंगल्स बजते हैं, वो सारे की सारी जो क्रिएटिविटी है वो सर के माध्यम से की गई है। और मुझे भी सर के अंडरटेकिंग काम करने का सौभाग्य मिला ईसीआई में, हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते। तो हिंदी इतना बड़ा विषय है कि आप बहुत सारे क्षेत्रों में आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो। सर ने लगभग 35 विद्यार्थियों को पीएचडी अवार्ड करवाई है और सर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठियां हैं उसमें अनेकों ऐसे पेपर्स प्रेजेंटेशन हैं और बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें व्यापक विस्तार इन्होंने हिंदी को दिया है। अपनी यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम साक्षात्कार की इस इवेंट को आयोजित करने जा रहे हैं। इस इवेंट में हम ये कोशिश करेंगे कि आप अपना प्रेजेंटेशन किस प्रकार से दें। आपको घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना क्योंकि आरपीएससी में जैसा माहौल और डेकोरम होगा ऐसा ही माहौल आपको यहां मिलने वाला है। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसी ही आपको यहां बातचीत मिलेगी और ऐसा ही व्यावहारिक दृष्टिकोण और सब्जेक्ट के किस पक्ष में कितनी गहराई तक आपके उत्तर का प्रत्युत्तर और फिर लास्ट में आपको निरुत्तर कैसे कर देते हैं, उस पूरी भावभूमि को हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आज शुरू करेंगे। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करूंगा, मैं सर को आमंत्रित करूं। मैं आदरणीय प्रोफेसर सुधीर सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आपको आरपीएससी कक्ष में आप जब घुसते हैं, आरपीएससी मेंबर्स आपसे वार्तालाप करते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे किस तरह के सवाल करते हैं, हिंदी में आप किस तरह से व्यावहारिक जो पक्ष हैं उनको आप कैसे टच करते हैं, इन तमाम तरह के जो बिंदु हैं उन पर विमर्श के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान और आदर के साथ प्रोफेसर सुधीर सर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और मुझे आपको देखकर सन 1991 याद आ रहा है, जब सूरज जी जैसे लोग और आप जैसा संस्थान नहीं हुआ करता था और हमारे सामने बड़ी दुविधा रहा करती थी कि जैसे ही आप विद्यार्थी के रूप में किसी भी संस्थान से पास आउट करके आते हैं तो आपके सामने एक बड़ी असमंजस की स्थिति होती है और आपको लगता है कि अब आगे भविष्य में क्या करेंगे और कैसे चयन होगा। हमारे समय में जो लास्ट आरपीएससी का सिलेक्शन हुआ था वो 86 में हुआ था और उसके बाद में 91 में जब हमने पास आउट किया तब तक वैकेंसी नहीं निकली थी और वो वैकेंसी जाके निकली थी फिर 94 में। तो न तो कोई उस समय एक ऐसी प्रथा थी, न हमारे सामने कोई प्रावधान था और न हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला था। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप लोग बड़े ब्लेस्ड हैं कि आप ऐसे संस्थान से जुड़ पा रहे हैं, ऐसे मित्रों से मिल पा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी को पूरे एक हिस्से के साथ ऐसा संयोजन किया है कि आप लोग क्या करें, एक नई दिशा मिले। और जो माहौल आपको आरपीएससी में मिलने वाला है, जिस किस्म के लोग वहां आपको मिलेंगे, वो लोग आपकी मेंटरशिप के लिए यहां आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है और कन्हैयालाल सेठिया ने एक बार लिखा था कि कलंकित कोयला आंक सकता है सूरज का चित्र,
कलंकित कोयला, आंक सकता है सूरज का चित्र, लिख सकता है चांदनी का गीत, लिख सकता है चांदनी का गीत, बस उसे चाहिए एक अकलंकित भूमिका। तो ये जो अकलंकित भूमिका मिलने वाली बात थी, ये हमारी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन मैं आप सबको शुभाशीष देते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आपके लिए वो भूमिका आज उपलब्ध है। रही बात साक्षात्कार की, तो मैं आपको विस्तार से तमाम चीजें आज बताऊंगा और उसके बाद हम लोग आपस में संवाद करेंगे ही। देखिए, 1992 में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था, अक्टूबर 92 की बात है, और उससे अगर जोड़ें तो मोटे मोटे 32 वर्ष ये हो गए हैं। और मैं विश्व के जितने बड़े संस्थान हैं, ऑक्सफोर्ड से लेकर और येल यूनिवर्सिटी तक, बहुत सारे संस्थान में प्रोफेसर के रूप में रहा हूँ। 2004 से मैं प्रोफेसर रहा हूँ और मेरा जो स्पेशलाइजेशन फील्ड है वो बड़ा यूनिक है। मैंने सिनेमा में, जो न्यूयॉर्क की एक एकेडमी है जो सिनेमेटिक्स पर काम करती है, मैंने 92 में सिनेमेटिक्स पर वहाँ से डिग्री ली है। और सिर्फ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको क्योंकि वो चीज़ आपको मिलेगी। उस समय उस यूनिवर्सिटी की फीस हुआ करती थी 2 लाख रुपए और मेरी तनख्वाह हुआ करती थी, जो कट के मिलती थी, वो तनख्वाह मिलती थी 5,700। मैंने केसी जी को ये बात बताई तो तब मुझे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक इससे सुसाइडल अटेम्प्ट, कि आप तनख्वाह तो 5700 रुपये ले रहे हैं जो आपके खाते में जमा, मैंने वो पासबुक रखी हुई है आज तक, और जो फीस पे की उसके पीछे तर्क ये था कि मुझे, जैसा सुनील जी कहते हैं, कि मुझे जिंदगी में वो तमाम जो भीड़ का हिस्सा है उससे अलग होकर चलना था। और विशेष रूप से मुझे नहीं मालूम आप में से अधिकांश सब हिंदी के लोग हैं, हाँ, हिंदी वाले जो हम लोग हैं, हमारी जो बिरादरी है, वो मुझे ये कहते हुए आज भी संकोच नहीं है कि वो पहले से ही उपेक्षित मानी जाती है। उनको लगता है कि हिंदी वाले लोग हैं तो ठीक है, सीधे साधे लोग होंगे, सरल से कपड़े पहनेंगे, सरल सी भाषा बोलेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप में सिमटे हुए होंगे। लेकिन मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि जब आप अपने पंखों का विस्तार करेंगे, जब आपने अपने मन का, अपने स्वप्नों का, अपनी भाषा का, अपने पूरे व्यक्तित्व का जब आप सृजन एक अलग तरीके से करेंगे, एक कॉन्फिडेंस अपने आप में लेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि इस समय हिंदी एक ऐसा पक्ष है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी की अपॉर्चुनिटीज हैं। ये संवाद में और यहां भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारा ट्रेडिशनल ये आरपीएससी का सेटअप तो है ही, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहते हैं। इसके अलावा देश में लगभग 500 ऐसे विश्वविद्यालय हैं, उन तमाम में हिंदी पढ़ाई जाती है। और अगर आप में से किसी ने थोड़ा भी अपने विषय का विस्तार किया है, अगर आप बीए में या एमए में या कहीं कोई आपने सर्टिफिकेट इंग्लिश का लिया है या कहीं कोई मीडिया का किया है या कोई स्क्रिप्ट या किसी भी विजुअलाइजेशन या किसी भी पक्ष पर काम किया है, तो मुझे लगता है कि वो चीज आपको इतना आगे ले जाने में समर्थ है। और मैं आपको तकनीकी डाटा बताता हूं कि इस समय पूरे विश्व के लगभग 100 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है पूरी तरीके से, वही असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर, एमेरिटस। इसके अलावा जो अगर आपकी रिसर्च में रुचि है तो रिसर्च के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन संस्थानों से मैं आपको परिचित करा देता हूं। आपने शायद नाम भी उनके नहीं सुने होंगे। हमारा जो सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट है, जो हम हिंदी वालों के लिए और ह्यूमैनिटीज के लिए जो हमारा सरकार के तौर पर जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। इसका मुख्यालय शिमला में है और ये भारत के जो राष्ट्रपति थे उनका निवास था। और हिंदी की गरिमा को देखते हुए, इसके पक्षों के विस्तार को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है, जहां हिंदी या उससे संबंधित किसी भी विषय को लेकर आप रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, पेपर लिखने के लिए या केवल अपने इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए भी जा सकते हैं। और जब आप आरपीएससी में आएंगे और जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो उसमें आपको पेड लीव 1 महीने की मिलती है, वर्ष में 1 महीने की पेड लीव मिलती है। और अगर आप अलग अलग समय जाते हैं तो 3 बार आप जा सकते हैं, भले ही आप रिसर्च पेपर लिखने के लिए जाएं। आपको जो भी किताब चाहिए, जो भी असिस्टेंट चाहिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में है, वो आपको वहां दिया जाता है। यह हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा हमारा महादेवी सृजन पीठ है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंडर में वो आता है और पौड़ी गढ़वाल के पास में बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कभी आपको कुछ भी लिखना पड़ना हो, वहां आपको इंसेंटिव नहीं मिलता, लेकिन आप वर्ष में कभी भी वहां आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे रिमार्केबल बात है जो हिंदी वालों के लिए प्रयुक्त होती है, आज मैं मित्रों से चर्चा कर रहा था तो मैं उन्हें बता भी रहा था, हमारा एक एपेक्स बॉडी है दिल्ली में, ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। उसमें उसके अंतर्गत मोदी जी जब से आए हैं तो 70 देशों की चेयर को उन्होंने उसमें समायोजित किया है।
हमने विश्व के 70 देशों से एक टाई अप किया हुआ है जिनमें हिंदी विधिवत पढ़ाई जाती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद एमए और रिसर्च के जितने आयाम हैं उन सब में होता है। आप एज टीचर जब भी चाहे आप किसी भी संस्थान में काम करते हो, इस चेयर के लिए अप्लाई करें। आपका बाकायदा जैसे आरपीएससी का सिलेक्शन है ठीक वैसा ही सिलेक्शन वहाँ होता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल मोड है। आप वर्ष में कभी भी वहाँ जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 एसेट्स हैं। जो तनख्वाह आपको यहाँ मिलती है वो तनख्वाह एज इट इज़ वहाँ मिलती है, और $100 प्रतिदिन एक्स्ट्रा मिलता है। और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाकर वहाँ पर हिंदी पढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ हिंदी को पढ़ाते हुए थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, आपको अपने को विस्तार देना होगा, क्योंकि वो विद्यार्थी हिंदी पट्टी से नहीं आते, तो उनको ग्रूमिंग के लिए, उनको समझाने के लिए आपको अंग्रेजी का या जो जितने डिजिटल हमारे माध्यम है उनका सहारा लेना पड़ता है। और इसके अलावा वहाँ कुछ नवाचार भी हमको अपनाने पड़ते हैं। जैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये पद आपने पढ़ा होगा। और जब आप इसकी व्याख्या करेंगे शिक्षक के रूप में तो आप बताएंगे कि गोपियों ने कृष्ण से बात करने के उस पूरे प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मुरली को छिपा कर रख दिया, और ताकि उनको अवसर अधिक मिले और वो कृष्ण के सानिध्य में ज्यादा रह पाए। ये मोटा मोटा उसका सार है। लेकिन मैंने येल यूनिवर्सिटी में जब इसे पढ़ाया तो उनमें से एक विद्यार्थी ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये तो चोरी हुई, क्योंकि आपने किसी की कोई चीज ली और छुपा दी। तो उनका जो सांस्कृतिक परिदृश्य था उसमें उन्होंने कहा कि ये तो चोरी हुई, और चोरी का महिमा मंडन किस रूप में साहित्य कर सकता है। अब आप समझ सकेंगे, और ये आपके विश्लेषण के लिए भी है। इसके पीछे मैं ये बताना इसलिए चाहता हूं कि जो पृष्ठभूमि है, जो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, आप लोग चूरू से आते हैं, नागौर से आते हैं या बीकानेर से आते हैं, जैसा आपने परिचय दिया, तो उनमें आप जानते हैं कि जब आपकी ग्रूमिंग हुई तो हमारे समाज से, हमारे परिवार से और हमारे व्यक्तिगत संपर्क से हमने अपने पूरे सांस्कृतिक सरोकार को आगे बढ़ाया। और उस सरोकार में साहित्य ही हमें ये समझ पैदा करता है कि वो कौन सी चीज है जो हथियार उठाने पर भी गलती नहीं होती, जो चोरी करने पर भी गलती नहीं होती, या युद्ध में श्रेयस की प्राप्ति के लिए अगर हम कुछ भी गलती करते हैं या नियमों को तोड़ते हैं तो भी हम दोषी नहीं कहलाते। आपने बहुत सारे प्रसंग उसमें देखे हैं। तो ये जो साहित्य है, जो आप पढ़ाने और शिक्षण पद्धतियों से जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तमाम चीजें क्या हैं, उनके विस्तार को व्यापक करती हैं। इसके अलावा हमारा एक और एपेक्स इंस्टीट्यूट है, वो है ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, केवल रिसर्च के पहलुओं को आगे बढ़ाता है। माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट हैं, पोस्ट डॉक्टरल हैं। पोस्ट डॉक्टरल जब आप शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लेंगे और आपने डॉक्टरेट किया हुआ है तो उसके बाद 2 वर्ष के लिए फुल्ली पेड आपको लीव मिलती है, जिसमें आप अपने रिसर्च के आयाम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। आज चूंकि मुख्य उद्देश्य अपना ये था कि आप जब इंटरव्यू के रूप में सामने आएंगे और व्यक्तित्व के रूप में आएंगे तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको समझ विकसित हो। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इतने अधिकार के साथ ये इसलिए कह पा रहा हूं कि मैं 2004 से लेकर 2014 तक यूपीएससी का हेड एग्जामिनर रहा, और जैसा केसी भाई बता रहे थे, आरपीएससी के लिए तो मैंने पिछले दिनों छोड़ा है कमीशन की व्यवस्था के कारण, वरना हर बार मैं उनका जो मुख्य जो संयोजक होता था परीक्षा का हिंदी के लिए, मैं ही रहा करता था। और दुनिया के लगभग 13-14 देशों में मैंने कंसर्न कम्युनिकेशन को लेकर और जो जिस चीज से आप सामने बैठे हैं उस पक्ष को डील किया है। मैं आपको एक थंब रूल बताता हूं, है ना। आपने एक प्रसिद्ध गजल की पंक्ति सुनी है, बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि एज इंटरव्यूअर जब मैं किसी भी व्यक्ति को देखूंगा तो मैं चाहूंगा कि वो व्यक्ति वही रहे जो कि वो हो, क्योंकि आप जानते हैं मक्खन में घी समाहित होता है ना, साहित्यिक तरीके से आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। और ये दोनों चीजें दूध में समाहित होती हैं, लेकिन जब प्रक्रियागत परिवर्तन होता है, दूध से दही बनता है, दही को मथा जाता है, फिर मक्खन को मथा जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट घी सामने आता है। तो हमारा व्यक्तित्व भी क्या है, वैसा ही है। सबसे पहले आप स्वयं ये तय करें कि आपका फोर्टे क्या है। फोर्टे का मतलब होता है, जैसे आप चित्र अच्छा बना सकते हैं, आप गा अच्छा सकते हैं, आप बोल अच्छा सकते हैं, आपकी जो अभिव्यक्ति है वो ज्यादा अच्छी है, या आपका कुछ भी अच्छा है, वो आप ही जानते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपको साक्षात्कार देना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी लोग आएंगे वो एक प्रक्रिया का स्टेप पार करके आए।
यानी सब क्वालिफाइड हैं, सबके मार्क्स अच्छे हैं, सबने परीक्षा पास कर ली है और सबके लगभग अच्छे अंक आए, 1 2 3 नंबर आगे पीछे हैं, जिससे वो 5 लोगों को लेना है तो 10 लोग यानी 50 लोग उस परिधि में खड़े हैं ताकि 10 में से 1 का चयन हो। अब 10 में से 1 का चयन हो तो भाषागत, चूंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं उस बात पे मैं आता हूं, तो अब सबसे बेहतर क्या है? आपने देखा है ना, बाजार में साबुन बहुत सारे हैं, आपने देखा है, लेकिन जब आप विज्ञापन देखते हैं तो एक साबुन कहता है कि हम जब नहाएंगे तो इससे झरने वाला फीलिंग मिलेगा, एक साबुन कहेगा कि आपकी जो त्वचा है वो बच्चों जैसी हो जाएगी, एक साबुन कहेगा कि जब आप नहाएंगे तो आपके मन का मैल भी निकल जाएगा। तो ये आपको क्लिक करेगा, क्योंकि नहाने में तो जो साफ करने और शुचिता का भाव है वो सम्मिलित है, लेकिन वो साबुन कह रहा है कि आप इससे अपने मन का मैल भी धो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं साहित्यिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही मन का मैल धोने की बात करेंगे तो वो चीज आपको लीक से अलग हटके स्थापित करेगी। आपने देखा है कि जितनी नदियां हैं सब में पानी बहता है और भारत की जितनी नदियां हैं सब पवित्र हैं, लेकिन जैसे ही गंगा जल की बात आएगी तो आप जानते हैं उसकी सर्वश्रेष्ठता अपने आप सिद्ध हो जाती है, उसको प्रमाणित नहीं करना पड़ा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ क्या है। सपोज कीजिए आपके पास भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ है, डॉक्टर केसी की बात करूं तो ये इनके पास भक्ति काव्य की श्रेष्ठता है, तो आप साक्षात्कार में वो पक्ष बताइए, वो पूछेंगे आपसे किसी भी साक्षात्कार में जब आप जाएंगे तो कहेंगे कि आप, मान लीजिए आपका नाम कविता है, कविता जी आपका स्वागत है और आप बताएं आप अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करती हैं। छोटे छोटे स्टेप में बताइए, मैं बोल के बताता हूं। जैसे मैं अपने लिए कहूं, जैसे मैं आपकी जगह हूं और मुझे पूछा गया कि सुधीर आप बताएं कि आप अपने आप को कैसे परिभाषित करते हैं, फॉर्मेशन अलग हो सकता है लेकिन पूछा यही जाएगा। तो मैं कहूंगा कि सर मैं सुधीर हूं और मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं और मेरे गांव के पास जो है आज भी कोई सड़क नहीं है और आज भी मुझे पगडंडियों पर चलना पड़ता है। मैं बोल के बताता हूं, आप देखिएगा। और मेरी कोशिश यह है कि सर जिन पगडंडियों पर मैं चलूं वो पगडंडियां मुझे कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंचाएं, क्योंकि सड़कों से जाकर मैंने देखिया सड़कों के जो कंकर हैं वो जो नंगे पांव चलते हैं उनके पांव में चुभते हैं, लेकिन हमारे गांव की पगडंडी है वो नंगे पांव जो चलते हैं उनके पांव में चुभती नहीं है। और हमारा गांव वो है जो इन पगडंडियों पर चलकर फसल उगाता है और हमारे गांव का मन निर्मल है। उसी निर्मलता के साथ हमारे यहाँ का पानी है, हमारे यहाँ का सूरज है, हमारे यहाँ का प्रकाश है, और मैं चाहता हूं कि सर ये निर्मलता मैं समाज में लाऊं, इसलिए मैं आज आपके सामने इंटरव्यू में। आपको कैसा लगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने देखा कि 25 लोगों में से आपने अपने आप को तुरंत क्या किया, वहां पर स्थापित कर दिया। समझ रहे हैं? जो, क्योंकि हम 3 मित्र अगर वहां बैठे हैं तो उनका काम क्या है, अब उनमें से देखिए हमारी भी मजबूरी है ना कि उन 10 में से किसको छोड़ें, और क्योंकि क्वालिफाइड तो सभी हैं, तो क्या करेंगे कि उस व्यक्तित्व के परिष्करण का हिस्सा सामने वाले को आप खुद दीजिए, क्योंकि आपके पास वो ताकत है। अब वो ताकत क्या है? आप अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आपका उच्चारण अच्छा है, या आप जिस भी विधा में श्रेष्ठ हैं, मान लीजिए आप कहानी में श्रेष्ठ हैं तो आप इंटरव्यू को कहानी पर सीमित करिए। अगर कविता में है तो कविता पर करिए। ये गलती बिल्कुल मत करिए कि मुझे मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती। मैं आपको अपने एक इंटरव्यू का उदाहरण बताता हूं। 2004 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान जो है किशनगढ़ में, ये आई थी, और 2004 में हम लोग, चूंकि पदनाम नहीं मिला था, केसी जी जानते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं थे और जो आरपीएससी का पदनाम था वो लिखा जाता था लेक्चरर, और जो मैंने फॉर्म भरा वो था प्रोफेसर का। अब आप सोचते हैं कि सीधा प्रोफेसर का फॉर्म भरा, और एमएम सालुंखे जो देश के बड़े ख्यातनाम वो हैं, वो वहां इंटरव्यू ले रहे थे, और जब हम लोग गए तो उन्होंने 20 लोग जो प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आए थे उनको वहां पर बिठा दिया और कहा कि आप अपने आप को 1 2 3 आप अपने आप का परिचय दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, एनीबडी इन द हाउस कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? तो हिंदी वाले लोग, सारे लोग थोड़े से अचकचाए। तो उस समय तक मेरा नंबर नहीं आया था, तो मैं समझ गया, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या करती है, डिजिटल यूनिवर्सिटी होती है और वो थोड़ा सा काम उस दिशा में करती है, और हिंदी में कोई व्यक्ति इतना कच्चा नहीं होता कि वो अपनी भाषा ही उसको थोड़ा सा अंग्रेजी में अभिव्यक्त ना करे। हमने कोशिश की और उसको प्रस्तुति दी, तो लगभग 2-4 मिनट जब अंग्रेजी में बोला तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब इट इज एनफ नाउ कम टू हिंदी। फिर उन्होंने कहा कि हिंदी में भक्ति काल है, रीति काल है,
कबीर है, सूर है, तुलसी है, मीरा है, उदय प्रकाश भी हैं, और हिंदी में सिनेमा भी है, हिंदी में आकाशवाणी भी है, इतना कुछ है, लेकिन हिंदी में नौकरी क्यों नहीं? बताइए, ये प्रश्न था। मैंने उन्हें कहा कि सर हिंदी में नौकरी है, लेकिन हिंदी वालों की अप्रोच उस दिशा में नहीं है। हिंदी में तमाम न्यूज़पेपर हैं, तमाम पत्र पत्रिकाएं हैं, तमाम रेडियो चैनल हैं, तमाम टेलीविजन चैनल हैं, तमाम विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, इतने सारे बोर्ड्स हैं, पीएससीज हैं, 70 देशों की चेयर है, वहां भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हिंदी में जितने भी विभाग हैं, उन सब में हिंदी अनुवादक का एक पद आवश्यक रूप से है। और ये बात हिंदी के किसी व्यक्ति को उस समय नहीं पता थी। तो मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं है कि वहाँ तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमारे परिष्करण में ये भावना दी जाती है कि हम लोग स्कूल टीचिंग, कॉलेज टीचिंग इस तक सिमट कर रह जाते हैं। तो आपने देखा कि 25 लोगों के मध्य जब जीडी हुआ, जैसा आप लोग भी जाएंगे, आजकल आप जानते हैं फिल्ट्रेशन के बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, तो आपने अपना जो भी एक बेहतर पक्ष है वो बता दी। आप जानते हैं 5, 7, 10 मिनट मैक्सिमम मिलते हैं आपको अभिव्यक्त करने के लिए। तो आप ये सोचिए कि आप कितना क्विक अपने आप को बता पाते हैं। आपने विज्ञापन देखे होंगे सभी ने। विज्ञापन कितने सेकंड का होता है? 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड का होता है। फेविकोल का एक ऐड आता था, चुटकियों में चिपकाए। कितने शब्द? चुटकियों में चिपकाए, 3 शब्द। महिंद्रा का एक विज्ञापन का वो आता था जिसमें लिखा था, आज भी आप अगर कोई भी मेरे कहने से नीचे आप जाएंगे तो, और मैं खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ही लिखा था, आप जाएंगे और उसमें गिन लिएगा कि सर कह रहे थे, उसमें 4 शब्द हैं, लिव यंग, लिव फ्री। किसी भी कार के विज्ञापन पर यह हिंदी की बहुत बड़ी ताकत है, और मैं आपको इसी बात को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 शब्दों में उन्होंने पूरे के पूरे उस महिंद्रा के आयाम को समेट दिया। हमेशा युवा रहिए, मुक्त रहिए। और ये किसके लिए है? महिंद्रा, क्योंकि ऑफ रोडिंग की पहली वो गाड़ी थी, तो उनको ऑफ रोडिंग का जो सूत्र था, ऑफ रोडिंग मतलब सड़क से नीचे मिट्टी में, धोरों में उसको चलाना है, वो। तीसरी बात, भाषा। आपने सलमा सुनताल को न्यूज पढ़ते हुए देखा होगा, और आपने देखा होगा जो उच्चारणगत शुद्धता है वो हिंदी वालों से सबसे ज्यादा मांग की जाती है। आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना प्रभावी बोलेंगे, जितना सोच समझकर वैचारिक संवाद के साथ बोलेंगे, वो उन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और उस भीड़ में से आपको चुनने के लिए करेगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मैं कहता हूं, मान लीजिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और मैंने कहा, आप ही से कहा कि मैं अपने आप को बेहतर अभिव्यक्त कर सकता हूं और विशेष रूप से मुझे स्क्रिप्ट में हासिल है, और अगर आप चाहें तो मुझे कोई शब्द दे सकते हैं और मैं उसमें आपको स्क्रिप्ट बना के बता सकता हूं, ताकि आप आकलन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये चीज़ बेहतर है। तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कुछ भी शब्द दीजिए, कितना भी कठिन या एक शब्द दीजिए, मैं बोल के बताता हूं। बोलिए, कोई भी शब्द बताइए, कोई भी शब्द। कूड़ा, कटर, कागज, है ना, चम्मच, मिट्टी, बर्तन, गमला, कुछ भी बोलिए। दीप, नीम। नीम अपने आकार में भले ही कड़वा है, लेकिन कहते हैं कि जो कड़वा होता है वो अपने व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं अच्छे पक्षों का संयोजन रखता है, क्योंकि कई बार कुछ बीमारियों को मिटाने के लिए कड़वापन जरूरी है। मैं नीम हूं, मैं धोरों में उगता हूं, मुझे पानी भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत धूप जो है वो भी मुझे नहीं सुखाती। मेरी कोशिश है कि मेरी लकड़ियों पर कभी कोई धुन ना लगे, कोई दीमक, कोई कीटाणु उस पर हमला ना करे। और तो और मनुष्यता जब सुबह उठती है और कीटाणु मुक्त होने की बात करती है तो नीम की दातुन प्रयोग की जाती है। जब झाड़ा लगाना होता है तो नीम को प्रयोग किया जाता है। मैंने अपने व्यक्तित्व में दैवीय शक्तियों का संचार किया है। दैवीय शक्तियां अपने व्यक्तित्व में समा कर रखी हैं, क्योंकि जब कड़वाहट आपकी जिंदगी का हिस्सा हो तो आपका दायित्व बनता है कि आप दुनिया में कुछ मीठापन बिखेरें, कुछ व्यक्तित्व की मधुरता का एहसास कड़वापन के बावजूद कराएं, और यही मेरी खासियत है। मैं नीम हूं। तो आपने देखा जी, है साहित्य और काव्य। जब से प्रकृति पनपी है तो हमारे यहां एक शाश्वत द्वंद्व चलता है कि साहित्य और काव्य की भूमिका क्या है। मैं ये कहना चाहती हूं, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, मैं ये कहना चाहती हूं कि साहित्य हमें मनुष्यता के संवाद की वो सीढ़ी देता है जिससे हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और व्यक्तित्व को परिष्कृत कर सकते हैं। और कविता वो चीज है जो इसके संस्कार हमें जन्मते ही देती है। मुझे याद है, मेरे अवचेतन में आज भी वो कैद है कि मेरी माँ ने मुझे कभी सोने के लिए लोरी सुनाई थी, और कविता का संस्कार वो मेरी आत्मा में तब से प्रवेश कर गया था।
मैं जब से चलने लायक हुई, स्कूल गई, तो मुझे स्कूल की प्रार्थना में भी इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये कविता ही सुनाई गई थी। और कविता हमारे अवचेतन में, जब भी हम मनुष्यता से दूर होते हैं तो कविता हमें आकार देती है, हमें संबल देती है और हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत करती है। क्योंकि मनुष्य हैं तो दुख है तो संतास है, लेकिन उससे ऊपर हमारा अपना जीवन और जीवट है, ताकि जब भी हम उन परिधियों को पार करने की चेष्टा करें तो कविता हमेशा हमें आयाम देती है, आकार देती है, परिष्करण देती है। तो मुझे लगता है, देखिए, मैं ये बात अनुभव के साथ कर पा रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोगों की सीमा है, मुझे 32 वर्ष हुए और जितना पढ़ा लिखा वो सब अलग है, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहला मूल मंत्र यही है कि भीड़ में आपको डिस्टिंक्टिव दिखाना है। रेगिस्तान में बहुत सारी महिलाएं चलती हैं, आपने देखा है ना, लेकिन वो कितने सुंदर वस्त्र पहनती हैं और जिसमें लाल चुनरी जिसकी होती है ना, वो सबसे अलग दिखती है, ठीक है ना, क्योंकि वो रंग बहुत दूर तक दिखता है। तो आपने देखा होगा, शादी होती है, हमारे यहाँ समारोह होते हैं, तो हम अच्छे से पहनते ओढ़ते हैं, दूर से दिख जाता ना दुल्हन है। सामान्य रूप से दुल्हन वही होती है, लेकिन उस दिन सबको समझ में आ जाता है कि दुल्हन है। ठीक यही काम आपको साक्षात्कार में करना है। आपको अपने व्यक्तित्व का जो सबसे उजला हिस्सा है वो दिखाना। अब वो कैसे दिखाना है वो सबसे बेहतर आप ही लोग जानते हैं। आप जानते हैं आपकी भाषा अच्छी है, भाषा पर आइए। आपकी पोएट्री अच्छी है, पोएट्री पे आइए। आप उच्चारणगत शुद्धता आपकी अच्छी है, उस पर आइए। आप जैसा आपने अभी मुझे कुछ शब्द दिए, कुछ ऐसा कर सकते हैं, उस पर आइए। आप खुद देखिए कि आपका क्या अच्छा है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत है तो साक्षात्कार में स्पष्ट कहिए कि सर इस दिशा में मुझे काम, बिल्कुल थोड़ा सा उसको परिष्कृत रूप में हो। ऐसा नहीं कि सर मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं, एकदम लठमार नहीं चलेगा। तरीके से कहिए कि सर इस दिशा में मुझे काम करने की जरूरत है और मैं उस दिशा में भविष्य में काम करूंगी, है ना, एक बात। दूसरी बात सबसे ज्यादा इस बात को लेकर होती है कि साहब ये शर्ट पहनूं कि ट्राउजर पहनूं कि साड़ी पहनूं कि क्या पहनूं। देखिए, शरीर आपका है, आत्मा आपकी, और आप जानते हो कि आपके तन पे जो आप पहनते हो, कॉन्फिडेंस आपको किस में आता है। जिस चीज में आपको कॉन्फिडेंस आया है वो चीज आप पहनिए, लेकिन थोड़ी सोबर हो, बहुत चटकीली भड़कीली या ऐसी नहीं हो। मतलब सामान्य रूप से जो भी सेलिब्रेशन वाला जो एक हिस्सा रहता है और जो थोड़ा सा हमारी संस्कृति को छूता है, जैसे मान लीजिए आप चूरू से आते हैं तो आप जानते हैं, आप नागौर से आते हैं, आप झुंझुनू से आते हैं, तो जो भी एक वो है उसको थोड़ा सा अपने पॉस्चर को डेवलप करिए। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो है हिंदी वालों की भाषा। 100% जो झुंझुनू का होगा, जो चूरू का होगा, उसके एक्सेंट में वहां की झलक होगी, क्योंकि मिट्टी और पानी है, वो एक्सेंट को कभी भी डिमोलिश कर ही नहीं सकते। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, 5 मिनट बात करिए, मैं आपको बता दूंगा आपका बैकग्राउंड क्या है। वजह उसका जो भाषागत जो शुचिता हमारे शरीर में आती है वो उस वातावरण की देन होती है। और वो वातावरण, सुनील जी बैठे हैं, ज्योग्राफिकल जो रीजन है उसकी देन होता है। तो आप तुरंत बता सकते हो। साउथ इंडियन लोग हिंदी बोलते हैं तो आप पकड़ लेते हो ना कि दक्षिण भारतीय है। यूपी वाले लोग बोलते हैं तो आप पकड़ लेते हो। तो उससे मत घबराइए, ये हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। मैंने इतना पढ़ लिख लिया, पढ़ा लिया, सब काम कर लिया, तो भी आप बाहर जब आपस में चर्चा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर की पृष्ठभूमि क्या थी। ये आएगा, उससे मत घबराइए। कोशिश करिए कि उच्चारणगत शुद्धता बनी रहे, विशेष रूप से जो सरल शलजम वाला, षटकोण वाला, ये शय के जो उच्चारण है, ध, द, ब, भ, ये उच्चारण है। संयुक्त जो व्यंजन है, स्वर हैं। और विशेष रूप से केसी जी आपको और शिक्षित करेंगे। मानक जो हमारी शब्दावली है, ये कूट कूट कर ध्यान रखिए, और नहीं है तो केसी भाई, हम आप सभी साथियों को मैं मानक शब्दावली उपलब्ध करा दूंगा, जो राजभाषा नीति के अंतर्गत शब्द हैं। जैसे इस काम को करावें नहीं, इस काम को कुछ और, जैसे जो एक ट्रेडिशनल है वो नहीं, इस काम को कराएं, जाएं, खाएं, नहाएं, धोएं। इन सब में थंब रूल है कि लास्ट का जो शब्द है वो स्वर आता है, व्यंजन नहीं आता। ये केसी भाई आपको बता देंगे। उच्चारण कहता है जैसे अंकन है ना, चंदन, चंद्रमा, संयुक्त जो व्यंजनों को, स्वरों को बोलने का जो तरीका है, उच्चारणगत शुद्धता है। और उसका सबसे सरल प्रयोग यह है कि जिसमें भी आपको कठिनाई है, डिजिटल टूल हमारे पास हैं। जो भी शब्द आपको लगता है कि गड़बड़ करता है, आप क्या करिए, ये स्क्रीन है आपके घर में, सबके मिरर होगा ही, मिरर के सामने बोल के देखिए। केसी जी आपको बता देंगे कि कौन सा शब्द का उच्चारण का स्थल कौन सा है ना, तालु, मूर्धन्य, जैसा भी आपको लगता है वो शब्द का उच्चारण का एक करेंगे तो उच्चारणगत गलती नहीं होगी।
फिर भी अगर है तो आपके पास, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में वो शब्द टाइप करिए और उसमें स्पीकर एक सिस्टम है, उसको ऑन करके उसका जो सही उच्चारण है वो वहीं से सुनिए, कोशिश करिए उसको बोलिए, तो जो आपकी असहज स्थिति है वो वहां से सहज हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। तीसरी बात आती है क्वेश्चन की। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको थोड़ा सा तरीके से आपको समझना पड़ेगा। किसी भी इंटरव्यू में जो लोग मंच के इधर होंगे वो लोग अपनी तरफ से इंपोज नहीं करते। वो आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए सर से पूछा गया कि आप बताएं कि आप जो है वो किस परिधि से आते हैं और आप अपने आप को किस में बेहतर मानते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे कहानी पसंद है। तो फिर देखिए क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, मैं इंटरव्यू के फॉर्म में बताता हूं। इन्होंने कहा कहानी पसंद है, तो मैं कहूंगा कि कहानी कौन सी। इन्होंने कहा साहब प्रेमचंद की कहानी, तो मैं कहूंगा कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपने पढ़ी है। इन्होंने कहा पूस की रात। तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, और क्वेश्चन करूंगा मैं आप ही से कर रहा हूं और आप में से बताने की कोशिश करिए, पूस की रात में वो क्या खास बात है जो आपको अट्रैक्ट करती है, बताइए। पढ़ा है पूस की रात, है ना? मैं ही उच्चारण करके बताता हूं। पूस की रात वो कहानी है जो किसान जीवन के द्वंद को सबसे ज्यादा अभिव्यक्त करती है। और उस कहानी में यह है कि जब बहुत कुछ खोने को हो और जब आप उसको खो दें तो कम से कम आपको ये सुकून मिलता है कि यार वैसे भी ये जिंदगी से जाना ही था, चला गया, अच्छा हुआ, कष्ट कम हो। तो उस पूस की रात जो कहानी है उसका एक आखिरी शब्द है, मैं बोल के बताता हूं। वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब पूस की रात में सोना तो न पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपको सबको समझ में आ गया। लेकिन अब वो ये पूछेंगे कि पूस की रात क्या होती है और कहानी का नाम पूस की रात क्यों रखा गया। पूस का जो महीना है वो हमारे भारतीय जो हिंदी पौष का आप जानते ही हैं अपभ्रंश है। और उस रात में क्या होता है, आप लोग तो चूंकि सब ऐसी जगह से आते हैं जो आपने अनुभव की होगी, वो रात तो जयपुर में नहीं होती लेकिन आप वाली जगहों पर होती है। उस रात में जब आप बाहर सोएंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई पानी आप पर गिरा रहा है, इतनी ठंड पड़ती है। और आपने कुछ भी ओढ़ा वो सीला सीला हो जाता है और आपको नींद नहीं आ सकती। और जब आप खुले में सो रहे हैं जहां फसल उगी हुई है तो फसल पे वो ओस कण जम जाते हैं और आप जब उस रात में सोते हैं तो कितना भी कठोर व्यक्ति हो लेकिन आसानी से वो सो नहीं सकता। तो पूस की रात अपने आप में उस द्वंद को, उस शारीरिक अभिव्यक्ति को, किसान की पीड़ा को और हमारे ग्रामीण समाज का जो एक विडंबना है उसको एक फ्रेम में अभिव्यक्त कर देती है। और उसमें चूंकि उसको फसल पूरी उगानी है और जब फसल कटेगी तो वैसे भी वो किसके पास जाएगी, जमींदार के पास, क्योंकि वो लगान तो चुका नहीं पाएगा। अब उसके खेत में क्या हुआ, पशु घुस गए, वो खा रहे हैं, वो भगा रहा है, नहीं भगे, वो पूरी फसल चर गए। अब उसको पता है कि डांट पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, जो होगा सो हो जाएगा, फसल बची नहीं, तो कम से कम पूस की रात में सोना तो नहीं पड़ेगा, मिलना तो वैसे भी नहीं था कुछ। तो आप देखिए द्वंद की स्थिति में साहित्य, मैंने अभी आपको कहा था ना, साहित्य क्या करता है, हमें जीवन के बेहतर आयाम से परिचित कराता है और यही साहित्य की विशेषता है। दुख सबके पास है, एक भी आदमी दुनिया का आप बताइए जिसके पास दुख है नहीं हो, कोई नहीं बता पाएंगे। भगवान जी आए उनके पास भी दुख है ना, तारे सितारे ग्रह गोचर ये सब सेट करते हैं, कि भगवान के पास तो कोई कमी थी नहीं ना। गुरु वशिष्ठ जैसा गुरु था उनके पास, तो सब था। आपने सारा भक्ति साहित्य पढ़ा है, सुखी होके कोई गया, कोई नहीं गया। तो मनुष्य का जो प्रारब्ध है वो यही है कि द्वंद, संत्रास, दुख, भय ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मानवीय स्वरूप में राम की शक्ति पूजा जब आप पढ़ते हैं तो राम को भी संधान करना पड़ता है उस बड़ी शक्ति से लड़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको भी संधान करना है। और आप इंटरव्यूअर को मौका ही मत दीजिए, आप उसको वो मौका दीजिए जो आपका फोर्टे है, यानी जो आपकी व्यक्तिगत विशेषता है। जैसे मैं अपना इंटरव्यू बताता हूं, ये मैं आपको 94 की बात बता रहा हूं। 94 में 5 लोगों का बोर्ड वहां था। मैं एकेडमिक बात करता हूं, बाकी लोग तो आप सभी जानते हैं। एक जो कॉलेज नॉमिनी होगा, हमारे आरपीएससी के नॉमिनी होंगे, हमारे जो और एक ऑब्जर्वर होते हैं वो होंगे, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, अलग अलग फॉर्मेशन होती हैं। लेकिन सबसे पहले कोई बम्बार्डमेंट नहीं करता। आप जाएंगे, आपका सीवी लेके वो पूछेंगे, अच्छा 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपका डिटेल है वो उसको वेरीफाई करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ आप बताइए, जैसा मैंने आपको कहा था। आप कहेंगे कि सर मैं फलानी जगह से हूँ, और तो वो शुरुआत बहुत सहज प्रश्नों से करते हैं। और देखिए एक बात सुनील जी ने और कही थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इंटरव्यू कभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये तीर निकाला चलाया, नहीं, वो क्लू आपसे ही लेंगे। बिल्कुल जैसा आप और हम बातचीत कर रहे हैं वही बातचीत रहेगी। आप अपने आप को संयत रखिए,
रिलैक्स रहिए, एकदम पानी वानी पी के जाइए, खाना वाना नाश्ता वाश्ता करके जाइए, कोई टेंशन नहीं। जो भी आपको लगता है कि आप जिसको पहनकर कंफर्टेबल है वो पहनकर जाइए, आराम से, साफ सुथरा हो, देखने में अच्छा हो और आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा विकसित लगता हो, है ना। अब पुरुष हैं तो शर्ट ट्राउजर पहनेंगे तो थोड़े अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा बाहें वाहें बंद करके जाइए, और घड़ी वड़ी पहनते हैं तो थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ी गरिमा, क्योंकि अपना विषय गरिमा वाला है। आपका पोस्चर कॉन्फिडेंट हो। देखिए जीवन में आपको डरना है ही नहीं, डर को मन से निकाल दीजिए। जो डर आपके पास है वही डर मेरे पास है, तो डरना किससे, है ना। मैं आज भी 32 वर्षों के बाद भी जिस दिन क्लास में जाता हूं या जहां कहीं भी जाता हूं, वो डर 1992 वाला और 2024 वाला वो समान है, ठीक है। आपको क्या करना है, उससे ओवरकम करना है, उससे मत डरिए। दूसरी बात, मैं आपको बहुत ही कटु सत्य बताता हूं, ये कोई आखिरी हिस्सा नहीं है। आज मान लीजिए एक्स व्यक्ति किसी चीज में हासिल नहीं होता उसे, तो ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी आज आर पार खत्म हो गई, नहीं। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, हिंदी वालों के पास तो बिल्कुल कमी नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए, तैयारी पूरी करके आइए और उस तैयारी को करिए जो तैयारी आपका फोर्टे है। मैंने बताया नाटक अच्छा है, नाटक करिए, निबंध अच्छा है, ललित निबंध अच्छा है, कवि अच्छा है, आपसे ही पूछा जाएगा। आपने कहा कहानी, तो मैं कविता पे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, ये तय है बिल्कुल। इसलिए एक सामान्य जानकारी, एक जैसे आप लोग भी पर्याप्त शिक्षक हैं, अब हम एमए के विद्यार्थी से ये तो अपेक्षा करेंगे ही ना कि वो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमें बता दे, है ना। अब मान लीजिए मैंने एक सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने कालखंड है, तो वो तो आपको बताना ही है। या भक्ति काव्य में कौन पुरोधा था, किसकी रचनाएं अच्छी लगती हैं। मान लीजिए आपने बताया भक्ति काव्य में मुझे मीरा की रचनाएं अच्छी लगती हैं, तो अगला क्वेश्चन ये करेंगे कि मीरा की कौन सी रचना अच्छी लगती है ना। तो आपने बताया मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो वो फिर प्रश्न तैयार है, वो कहेंगे कि यही पद क्यों अच्छा लगता है। तब आपको वो बताना पड़ेगा जैसे मैंने बताया। तो सपोज करिए मैंने ये बताया और मैं यहां तक आ गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मैं आपको बिल्कुल अभिव्यक्त करके बता रहा हूं, तो वो मुझसे यही पूछेंगे कि ये क्यों अच्छा लगा, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मीरा उस समय के समाज में जहां स्त्रियों को अभिव्यक्ति के लिए निषेध था, उस निषेध में भी मीरा अपनी परिस्थिति जन्य उन तमाम स्थितियों से ऊपर उठकर घोषित करती हैं कि मेरा तो एकमात्र कौन है, गिरधर गोपाल, दूसरा मेरी जिंदगी में कोई है नहीं। तो यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, उसकी निषेधात्मकता देखिए कि वो अपने व्यक्तित्व के बाद वो ये कहती है कि मेरे लिए तो एकमात्र आराध्य हैं वो वही हैं और मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। इसलिए कोई कहे मैंगो, कोई कहे, है ना, लियोरी बजंता ढोल, आपने सुना है। आप सोचिए इतना बड़ा सरोकार कि कोई कहता सस्ता लिया, कोई कहता महंगा लिया, लेकिन वो कहती है लिया सो लिया, और कैसे लिया, ढोल बजा के लिए। तो आप नारी अस्मिता को लेकर, भक्ति को लेकर, किसी व्यक्तित्व को लेकर, किसी रचनात्मकता को लेकर और प्रस्तुति को लेकर इससे बेहतर पक्ष आज तक कोई नहीं दे पाया। फिर वो पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि मीरा के समकक्ष कोई और हुआ है जिसने इस तरीके की बात की है और किसी और साहित्य में। तो साउथ में आंडाल एक हुई हैं जिन्होंने मीरा के समकक्ष, तो कुछ छोटे मोटे प्रसंग आपको ये पता होने चाहिए। और विशेष रूप से कोई भी इंटरव्यू आपको मोटी मोटी जानकारी पूछता है, बहुत जानकारियां वो नहीं लेते, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं होता। आपको जो भी समय मिलेगा वो आपको उथला उथला पूछने के लिए है, आपके व्यक्तित्व के पोजीशन को वो जानना चाहते हैं। कुछ चीजें जैसे आप सब मुझसे आंख मिला के बात कर रहे हैं, ठीक यही बात आपको वहां करनी है। आंख मिला के बातें करिए, अपना पोस्चर सहज रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, घबराइए मत, है ना। हम जेल में नहीं जा रहे हैं या पुलिस में नहीं जा रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, मुस्कुराहट के साथ जाना है। जो चीज, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे आपका व्यक्तित्व अच्छा लगेगा, जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हैं तो ना मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं मुस्कुरा रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा। और सहज बातचीत होनी चाहिए, जैसे अभी मैं कुछ कह रहा हूं, आप सिर ला रहे हैं, आप कुछ कह रहा हूं तो मैं आपकी बात को कोप अप कर रहा हूं, तो सहज संवाद बना रहे कोशिश ये करिए। अब आती है जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मान लीजिए कुछ पूछा गया और कुछ नहीं आया। जितना आता है ईमानदारी से बता दीजिए, नहीं आता है जैसा मैंने कहा आप कह दीजिए कि सर ये मैंने नहीं पढ़ा है या मैं अभी इसको भूल रहा हूं और मैंने इसके कुछ संक्षिप्त हिस्से देखे थे। जैसे वो मुझसे पूछ लें कि आपने इस समय कौन सा नॉवल पढ़ा है, तो मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं कह दूंगा कि सर मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन OTT पे एक सीरीज आ रही थी जिसमें इस किस्म का इस पर आधारित थी, मैंने उसके कुछ हिस्से देखे। तो वापस से आपने बोर्ड को अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि वो चीज आपने देखी है उन्होंने नहीं देखी। तो क्वेश्चन कौन सा करेंगे, वो वही करेंगे। तो वो तो आपके लिए, जिस चीज का आप कार चलाना जानते हैं और कोई कहे कार चला के दिखाओ तो आपके लिए आसान है। स्कूटर चलाना नहीं जानते और कोई कहे कि भाई स्कूटर चलाओ तो आप गिरोगे।
तो आप उनको उस तक सीमित रखिए जो चीज आप में है। नहीं आता है, विनम्रता से मना करिए। अगले प्रश्न पर आइए। और जो विशेष रूप से जो है ना संवाद, जैसे मैं, चूंकि वक्त की कमी है इसलिए बहुत जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी। ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना? आप जो हिंदी वालों का जो एक थंब रूल है, एक शब्द को एक आंख झपकने में अपने को जो वक्त लगता है उतना उच्चारणगत शुद्धता उसमें होनी चाहिए ताकि आपको बात समझ में आए। और आपने समाचार सुने हैं, ये आकाशवाणी है, अब आप सुधीर सोनी से समाचार सुनिए। तो जो लास्ट का शब्द है, हम में से अधिकांश लोगों का वो शब्द क्या होता है? ड्रॉप होता है। ड्रॉप होना ना, ये आकाशवाणी है, अब आप सुधीर से समाचार सुनिए। तो सुनिए का ए जो है वो डूब जाता है ना? ये मत करिए, उसको सहज भाव से बोलिए, ये आकाशवाणी है और अब आप सुधीर सोनी से समाचार सुनिए। लास्ट शब्द पर स्ट्रेस आना ही आना चाहिए, एक थंब रूल है, ताकि आपकी बात, आपका सेंटेंस, आपका कॉमा, आपका पॉज, आपका परिष्करण, और कोशिश करिए कि सामान्य से थोड़ी सी परिष्कृत भाषा बोलें, क्योंकि आप दिखा तो यही रहे हो ना, इंटेलेक्चुअल टेस्ट है ना। सामान्य बोलोगे, कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई संस्मरण नहीं, कोई संदर्भ नहीं, तो बात नहीं बनेगी। और जैसा भी आपने कहा, आपने अच्छी बात पूछी, अगर आपको पोएट्री आती है तो आप 20% जीत में वैसे ही आगे। वजह, दिमाग को सक्रिय रखिए। पोएट्री इतनी अच्छी चीज है कि जहां भी आपने पोएट्री ठोकी 2 लाइनें, वो आपको बहुत ज्यादा परिष्कार के साथ प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिए कि वो थ्रो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। बात हो रही है रंग की और आप दिवाली की पोएट्री सुना रहे हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? आप उसके कंटेक्स्ट को पूरा का पूरा समायोजन करके रखिए और उसके अनुरूप करिए, तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें आसानी से हो जाए। हाँ, देखिए, वाद सब शब्द से आप सभी परिचित हैं। वाद क्या होता है? वाद का अगर मैं शाब्दिक अर्थ पूछूं तो बताएं। आपने वाद विवाद, हाँ, आपने डिबेट करी है ना, वाद विवाद है ना। एक पक्ष पढ़ रहे हैं ना, वाद है, दूसरे पक्ष को खारिज करना विवाद। तो ये तो हुआ स्त्री और वाद, यानी स्त्री सत्ता का जो भी हिस्सा है वो तो क्या है? स्त्रीवाद। यानी हम लोग विशेष रूप से जोर देकर किसी भी स्त्री ओरिएंटेशन के पक्षों को सम्मिलित करते हैं, वो तो स्त्रीवाद है। जैसे स्त्रियों को मुक्त होना चाहिए, स्त्रियों को ये करना चाहिए, वो जो भी मतलब उसके एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच है। लेकिन विमर्श जो है, विमर्श दोनों पहलुओं का आकलन है। विमर्श जब होता है उसमें कहा भी जाता है और सुना भी जाता है, इसलिए उसका नाम है विमर्श। जब हम लोग कोई भी साहित्यिक आयोजन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? विमर्श करते हैं। मान लीजिए केसी जी ने एक बात कह दी तो मैं क्या करूंगा? उसका तार्किक खंडन करूंगा, या अपना उसमें विपक्ष जो है मेरा, मान लीजिए इन्होंने कोई बात कही, उसमें अगर मेरा कोई ओपिनियन डिफरेंस है तो वो रखूंगा, लेकिन वो तार्किकता के साथ होना चाहिए। ये नहीं कहूंगा यार मैं नहीं मानता, स्त्रियों को कुछ नहीं मानता, कोई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आज शाम को ऐसा करिए, खाना जाइए, पकाइए और खाइए, बर्तन खुद धोइए, नहीं है कोई कंट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप बहन वाला, बेटी वाला, दोस्त वाला, पत्नी वाला, माँ वाला, नानी वाला, दादी वाला, कोई संपर्क हटा दीजिए। स्पष्ट हो गया? विमर्श तुरंत समझ में आ जाएगा ना, कोई नहीं है। विमर्श जो होता है वो एक तार्किक पद्धति है जिसमें जो पक्ष और विपक्ष दोनों बिंदुओं पर सहमति असहमति पर बातचीत की जाती है। वाद क्या है? एकांगी होता है जिस पर एक ही सिरे से बात की। देखिए इस पर, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इस पर ज्यादा ऑथेंटिक बात अभी केसी जी करेंगे, मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी देखिए, बस मैं 2 लाइन में बताऊंगा, बाकी चीजें केसी जी आपको बताएंगे। ऐसा हुआ था कि राजभाषा को जब प्रयुक्त किया जाता था, जैसे मैंने कहा ना, इस फाइल को लें और इसको पेरयूज करावें, ये शब्द होता था, होना चाहिए था इस फाइल को लें उसका पेरयूज कराएं, ये एडी वाला। तो अब आपने कहा चंद्र बिंदु आना चाहिए, आपने कहा डॉट आना चाहिए, आपने कहा पूर्ण विराम आना चाहिए, मैंने कहा कॉमा आना चाहिए। तो इन तमाम भ्रांतियों के निवारण के लिए जो न्यूज़पेपर था उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगता था, जो डिजिटल माध्यम है इनमें नहीं लगता था। तो ऐसी कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस थे। तो भारत की टेक्नोलॉजी को लेकर, भारत के लिखने के पैटर्न को लेकर और जो हमारे यहाँ टेक्निकल टूल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लेकर राजभाषा आयोग ने एक शब्दावली निर्मित की, उसको मानक शब्दावली कहते हैं। मानक शब्दावली विशेष रूप से उच्च शिक्षा में और जितने आयोग हैं जैसे आरपीएससी है, यूपीएससी है, उसमें जो लिखने का पैटर्न है उसको परिभाषित करती है। उसका एक तरीका है, उसका डिटेल आपको केसी जी बताएंगे। उस तरीके में और जो आप कह रहे हैं उसमें सब सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो, चूंकि हिंदी तो अपने आप में जो आप सम्मिलन है, हिंदी अपने आप में कोई परिष्करण नहीं है। हिंदी बहुत सारी
जो बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, भाषाएं, उन सब का सम्मिलन है। तो समय समय पर वो परिष्कृत भी होती हैं और समय समय पर उनको संशोधित भी किया जाता है। मेरे ख्याल से वक्त बहुत हो रहा है और हम लोग आपस में संवाद करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपको, चूंकि पोएट्री की बात कही थी, तो 4 लाइनें बताता हूं और इसको थंब रूल मान लीजिए और आपकी जीत निश्चित है। मेरी ही पंक्तियां हैं और मैंने जीटीवी के एक सीरियल के लिए लिखी थी, मैं आपको वही समर्पित कर रहा हूं। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होती, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होती, हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है, बढ़ चले राह में पथिक तो दूरियां बाधक न होती, बढ़ चले राह में पथिक तो दूरियां बाधक न होती। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे आप लोग बहुत उन्नति करें और बहुत जल्द हमारी वाली परिधि को प्रदान करें। थैंक यू।